अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोल्यूजन करने जा रहे हैं। इसको हम कोल्यूजन इन टू डायमेंशंस कहते हैं। हम कब किसी कोल्यूजन को कोल्यूजन इन टू डायमेंशंस कहेंगे? ये वैसे इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशंस है, यानी कोल्यूजन तो बाय नेचर इलास्टिक है, लेकिन ये कोल्यूजन जो है दो डायमेंशंस में, यानी कोल्यूजन इन टू डायमेंशंस हो रहा है। अब वो क्या बात होती है, उसमें क्या होता है, वो आप जरा देख लीजिए। देखिए, हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनकी मासेस हैं m1 एंड m2। यहाँ आप देख सकते हैं, ये बॉल बॉल एक मान लीजिए है, हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास m1 है और दूसरी बॉडी इसकी मास m2 है। माना जा सकता है कि इस बॉडी की वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो u2 है। बिफोर कोलिजन हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स जो है वो एक लाइन में नहीं है, एक लाइन पर नहीं है। कोई एक्सिस डाल दीजिए, एक ही एक्सिस पर ये दो तो है नहीं, ये यहाँ से हैं और इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ से है। और अगर हम इसके सेंटर और इसके सेंटर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देखना चाहें, तो हम इसके सेंटर से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस बॉडी के सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको देख लेंगे। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये बी है, ठीक है। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस or perpendicular distance, you may say shortest distance between the centers of these two bodies, and this is called impact parameter. ये distance जो है इसको हम, ये impact parameter कहलाती हैं, इसको हम impact parameter कहते हैं। impact parameter क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है closeliness of collision, यानी closeliness of collision, यानी अगर ये दोनों बिल्कुल इनके सेंटर्स एक ही लाइन पर होते और कोलाइड करते तो हम उसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, तो आप जानते हैं। फिर अगर वो इलास्टिक कोलिजन होता तो फिर क्या कंडीशंस लगती, वो भी हमें पता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। मोमेंटम तो वैसे हर टाइप ऑफ कोलिजन में कंजर्व ही रहेगा, इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व ही रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। मगर अगर ये दोनों बॉडीज इनके सेंटर से एक लाइन पर होते तो हम कहते कि ये एक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, लेकिन अब चूंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर दो अलग लाइंस पर हैं और उनके दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और वो डिस्टेंस भी है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, तो जितनी ये डिस्टेंस कम होगी उतना हम कहेंगे कि ये कोलिजन का क्लोजलीनेस जो है बहुत ज्यादा है। जितनी ये डिस्टेंस ज्यादा होगी हम कहेंगे कि क्लोजलीनेस जो है वो कम है। तो क्लोजलीनेस का मतलब होता है, इसी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं और इसको हम लेटर बी से डिनोट करते हैं। जब हम कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर इज स्मॉल, तो इसका मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सेंटर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। जब हम कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर इज जीरो, दैट मीन्स देयर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है कि नहीं। तो जब हम, तो वो एक हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा। तो जब हम कहेंगे देयर इज सम या इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, तो इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों के सेंटर्स जो है उनके दरमियान काफी ज्यादा डिस्टेंस है। मगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर यानी उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड भी ना करें। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोलिजन हो गया, जब इस तरीके से कोलिजन होगा तो ये चूंकि अब एक हेड ऑन कोलिजन नहीं है, सेंटर से एक लाइन में नहीं है, तो कोलिजन के बाद ये एक लाइन में नहीं जाएंगी बॉडीज। तो मान लीजिए ये जो बॉडी है जिसकी मास m1 है, जब ये इस बॉडी के साथ कोलाइड करती है तो कोलाइड करने के बाद इधर चली गई और ये बॉडी जो इसको कोलाइड करने के बाद ये यहाँ से चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ नॉट ऑन द सेम लाइन। तो जब ये एक सेम लाइन पर कोलिजन के बाद नहीं आ रही हैं बल्कि डिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, जो ये ओरिजिनल एक लाइन यहाँ से सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे तो उस लाइन से डिफ्लेक्ट होकर ये बॉडी भी गई है और ये दूसरी बॉडी भी डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से गई है। मान लीजिए इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, θ1, और दूसरी बॉडी का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, θ2। अब आप देख रहे हैं कि ये कोलिजन, इस कोलिजन के बाद पहले भी बॉडीज एक लाइन पर नहीं जा रही थी, कोलिजन के बाद भी इन दोनों का जो ट्रेस लाइन है जिस पर ये ट्रेस हो रही हैं, जिस पर ये जा रही हैं, तो वो एक लाइन नहीं है, तो ये एक कोलिजन इन टू डायमेंशन कहलाएगा। ऐसे कोलिजन में जिनमें एक सेंटर्स जो होते हैं कोलाइडिंग बॉडीज के, जब वो एक लाइन पर ना हो, इसको हम ऑफ सेंटर कोलिजन भी कहते हैं, यानी ये एक ऑफ सेंटर कोलिजन है, ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ सेंटर कोलिजन। ये ऑफ सेंटर कोलिजन का मतलब क्या है भाई?
ऑफ सेंटर कोलिजन का मतलब ये हुआ कि सेंटर्स आर नॉट इन सेम लाइन। ऑफ सेंटर कोलिजन, ठीक है ना। तो इस कोलिजन में सेंटर्स एक लाइन में नहीं है, और कोलिजन के बाद भी जो बॉडीज के सेंटर्स हैं वो एक लाइन में नहीं है, एक यहाँ से डिफ्लेक्ट होके दूसरी यहाँ से डिफ्लेक्ट होके, तो क्लियरली एक टू डायमेंशनल मोशन में दोनों ऑब्जेक्ट्स है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कोलिजन इन टू डायमेंशन है। अब इस वाले मामले में हम कैसे वेलोसिटीज जो है उनकी एक्सप्रेशंस क्या होगी और यहाँ पर इसका मैथमेटिक्स कैसा होगा वो हमें देखना है। पहले हम उसको डिराइव करने से पहले या इक्वेशंस को बनाने से, कंडीशंस को बनाने से पहले हम पहले ये देखना चाहेंगे कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो इस सब में चीजें आ गई देखने को, वो कैसी थी। देख लीजिए, कोलिजन से पहले इसकी मास m1, इसकी भी मास इसकी मास m2, मासेस तो चेंज नहीं होती हैं आफ्टर कोलिजन। तो फिर आप यहां से देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो थी बिफोर कोलिजन वो u1, दूसरे की वेलोसिटी जो थी बिफोर कोलिजन वो हमने मानी u2। ठीक, कोलिजन के बाद जो ये बॉडी है जिसकी मास m1 है, ये यहां से गई, ठीक है ना। मान लीजिए टकराया कोलिजन को, यहाँ पर सिंपल सिटी के लिए हम एक चीज कन्वीनियंस के लिए मान सकते हैं कि ये दो बॉडीज टकराई और m1 जो है वो यहाँ गई, m2 यहाँ आ गई। अब ठीक है, m1 इधर गई तो किस एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, एंगल θ1 पर। दूसरी बॉडी यहाँ से किस एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई है, एंगल θ2 पर। ये बॉडी, ये वाली बॉडी है जिसकी मास m1 थी। अब इसके कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो हम v1 रखेंगे आफ्टर कोलिजन। और ये जो दूसरी बॉडी है इसकी वेलोसिटी ये है, तो उसकी डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है, v2। अब अगर आप देखेंगे कि जब ये टू डायमेंशन, ये वेलोसिटी इधर से, ये बॉडी यहाँ से जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 है, तो इस v1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियरली अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। लिहाजा ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा ये क्या होगा, ये होगा v1 cos θ1। आपके वीडियो में आ रहा है शायद, यस। और ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये फिर क्या होगा, ये बनेगा v1 sin θ1, v1 शाबाश sin θ1। इसी तरह से ये एंगल θ2, यहां पर देख लीजिए, ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी क्या है, यहां से v2, इसके भी दो कंपोनेंट्स यहां से और यहां से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैं थोड़ा सा इसको लंबा करके ड्रॉ करूंगा। Now this is v2, this is v2। आ रहा है वीडियो में, हाँ आ गया। अब ये देखिए, ये एंगल θ2 है तो ये भी θ2 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं इधर लिखूंगा θ2। तो ये कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट, बिकॉज ये टू डायमेंशन में हो रहा है तो टू डायमेंशन में इसके कंपोनेंट्स आएंगे ना, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, तो ये कंपोनेंट होगा v2 cos θ2। और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा शाबाश v2 sin θ2, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट v1 sin θ1 ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ नीचे वाली डायरेक्शन में, तो मैं इसको नेगेटिव साइन दे सकता हूं, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अगर हम देखना चाहें कि भाई जब हम कोलिजन को डिस्कस करते हैं, ये भी इलास्टिक कोलिजन है इन टू डायमेंशंस। जब हम इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, जब हम उनको डिस्कस करते हैं तो हम एक मैथमेटिकल कंडीशंस लिखते हैं। और वो मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होती हैं, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हम कहते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम और कंजर्व्ड। तो हम लिखते हैं इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फिर हम कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो भी इसके लिए भी हम कंडीशन लिखते हैं। वैसे ही कंडीशन हम इसके लिए भी लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये दो एक्सिस पर हो रहा है, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस ये मोशन हो रही है, तो लिहाजा हम अपने इन कोलिजन की जो कंडीशंस हैं, जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें लगाना है,
बहुत पसीना आ रहा है बोर्ड पर, मॉइस्चर बहुत है, लिखाई बहुत प्रॉब्लम करती है, तो हम इसको थोड़ा सा रब करेंगे पहले। अच्छा चलिए मैं पहले एक्स एक्सिस पर देखता हूँ क्या होगा। एक्स एक्सिस अबाउट, मैं यहां पर लिखूंगा अबाउट एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? तो देखिए कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस पर इसकी मोशन थी इस बॉडी की, और उसकी वेलोसिटी थी u1। इस बॉडी की भी मोशन थी अलोंग एक्स एक्सिस और इसकी वेलोसिटी थी u2। तो लिहाजा एक्स एक्सिस के हवाले से देखा जाए, ये बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग नहीं जा रही थी, ये भी नहीं जा रही थी, तो अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाए तो इसका मोमेंटम बनता है m1u1 और इसका मोमेंटम बनता है m2u2। टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगा? वो बनेगा शाबाश m1u1 प्लस m2u2। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम। कोलिजन के बाद ये बॉडी इधर, ये m1 वाली बॉडी इधर आ गई, m2 वाली बॉडी इधर आ गई। अब एक्स एक्सिस पर ही देखिए कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम इस बॉडी का क्या होगा और इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। अब इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस होगा m1, और जो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मुझे क्या लिखना है मोमेंटम के लिए, मास इनटू वेलोसिटी। मगर मैं वेलोसिटी v1 नहीं लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जो है वो क्या है, v1 cos थीटा 1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा v1 cos थीटा 1। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखेंगे? ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या मामला हो गया इस बॉडी का, यानी इस बॉडी का जो मोमेंटम था अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है, वो है ये अबाउट एक्स एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए जो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो मैं लिख रहा हूं, ये मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पर लिख रहा हूं, यानी एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूं। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर collision along x axis was m1u1 plus m2u2. Now total linear momentum after collision along x axis is m1 v1 cos theta 1 and m2 v2 cos theta 2। भाई बताइए क्यों? क्योंकि इस बॉडी की मास क्या है m1, वेलोसिटी कितनी है along x axis, वो है v1 cos theta 1। इस बॉडी की मास क्या है m2, वेलोसिटी कितनी है along x axis, v2 cos theta 2। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये मोमेंटम के लिए इक्वेशन बन गई, मैं इसका नाम दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगर y एक्सिस पर देखा जाए, यही यानी अबाउट y एक्सिस, जब आप अबाउट y एक्सिस अलोंग y एक्सिस देखें तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन? कुछ नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के अलोंग तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, मूव ही नहीं कर रहा वहां से। इसका लीनियर मोमेंटम कितना है अबाउट y एक्सिस या अलोंग y एक्सिस? वो भी जीरो। तो मैं लिखूंगा बिफोर कोलिजन इन दोनों का y एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम क्या था, जीरो। सो दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग व्हाट, y एक्सिस। नाउ आफ्टर कोलिजन y एक्सिस के अलोंग इसका कितना लीनियर मोमेंटम था, m1, और जो y वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस वो है v1 sin थीटा 1 प्लस दूसरी बॉडी ये, इसका लीनियर मोमेंटम कितना है आफ्टर कोलिजन अलोंग y एक्सिस, m2 शाबाश v2 sin थीटा 2। मगर ये नेगेटिव है, ये sin थीटा 2, तो इसका माइनस आ जाएगा, वो इस प्लस के साथ माइनस बनाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी। है तो प्लस, लेकिन ये v2 sin थीटा 2 इसके साथ भी माइनस है ना, तो वो इस बाहर वाले प्लस के साथ माइनस बनाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस साइन डाल देंगे। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूंगा, मैं लिखूंगा m1 v1 शाबाश sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर मोमेंटम हम के लिए हमने कंडीशन लगाई, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो हमसे कह रहा है शाबाश अलोंग एक्स एक्सिस लीनियर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा, अलोंग वाई एक्सिस भी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो लिहाजा जो लीनियर मोमेंटम है टोटल लीनियर मोमेंटम के लिए अलोंग एक्स एक्सिस भी हमने एक इक्वेशन हमें तैयार हो गई हमारे लिए, और अलोंग वाई एक्सिस जब हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन
अप्लाई किया तो उसके लिए भी हमें एक इक्वेशन मिली। अब ये इक्वेशन जो है, ये कंडीशन जो है हमारे लिए इक्वेशन सेकंड, ये दूसरी इक्वेशन हमारे लिए बन जाती है। और क्या चीज कांस्टेंट रहती है? और एक चीज कांस्टेंट रहती है कोलिजन में, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो पहले कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 1/2 ऑफ, शाबाश, m1u1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ऑफ m1u1 स्क्वायर। दूसरी बॉडी के लिए 1/2 ऑफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 1/2 ऑफ m1v1 स्क्वायर, दूसरी की 1/2 ऑफ m2v2 स्क्वायर। ये कंडीशन है। ये टोटल कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए कंडीशन है। मतलब इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कांस्टेंट कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी की ये कंडीशन, ये इक्वेशन बन गई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे भाई आपने यहाँ पर तो कंपोनेंट्स डाले ही नहीं, इधर क्यों नहीं लिखा v1? एक्स एक्सिस के अलोंग अलग से क्यों नहीं देखी काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस के अलोंग अलग से? कि यहाँ कंपोनेंट्स नहीं डाले जाएंगे क्योंकि यहाँ ये एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो लिहाजा हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर v1 एंड v2 जो है नहीं डालेंगे, बल्कि टोटल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर द collision, and that remains constant because the collision is elastic। तो हमने उसकी ये कंडीशन लिखी। अब आप जरा देख लीजिए, मैं जब यहाँ से 1/2 बाहर कॉमन निकालूंगा तो ये 1/2 कैंसिल ही होंगे दोनों साइड से। तो हमारी यही रिलेशन बनेगी m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये हो गई थर्ड कंडीशन। ठीक है ना? तो 3 इक्वेशंस आपके पास हैं और आपके पास अननोन क्वांटिटीज कितनी है? देखिए, मासेस ऑफ बॉडीज आपको पता ही रहता है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज आपको पता रहती है, निकालना क्या होता है आपको? v1 एंड v2। मगर यहां और भी दो क्वांटिटीज हैं, θ1 एंड θ2, जो पहले नहीं हुआ करती थी। कहां? जब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता था। तो आपके पास अननोन क्वांटिटीज कितनी है? अननोन क्वांटिटीज आपके पास है 4, और वो क्या है? v1, v2, θ1, θ2। मतलब जब ये आपके पास एक प्रॉब्लम बन के आ जाएगा या एक क्वेश्चन इस पर आ जाता है या एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होता है, आपको 4 अननोन क्वांटिटीज जो है निकालनी पड़ सकती हैं। मगर इक्वेशंस आपके पास खाली 3 है, 1, 2 एंड 3। आप जानते हैं जितनी वेरिएबल क्वांटिटीज आपके पास हो उतनी ही आपके पास रिलेशंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी रिलेशंस आपके क्वांटिटीज होंगी, रिलेशंस अगर उतनी होंगी, तब आप उन क्वांटिटीज को, उनका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन एक ही है, तो आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे अगर आपके पास होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और मैं आपसे कहता हूँ y का वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे? तब तक नहीं निकाल सकते जब तक x का वैल्यू नहीं पता होगा। अगर दोनों ही पता नहीं है तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे दूसरी इक्वेशन अगर यहाँ पर होगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स भी हैं, x माइनस वाई, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं? 2, x एंड y। इक्वेशंस कितनी है? 2। अब आप निकाल सकते हैं, आप एडिशन करें, y एंड y कैंसिल, वहां से x निकलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करिए, वहां से y निकलेगा। जितनी वेरिएबल्स आपको निकालने होंगे, ये तो सब बच्चे जानते हैं, उतनी आपके पास रिलेशंस होनी चाहिए। लेकिन अब आपके पास 4 वेरिएबल क्वांटिटीज हैं या अननोन क्वांटिटीज हैं। कौन सी? v1 है, v2 है, θ1 है, θ2 है। मगर रिलेशंस आपके पास खाली 3 है इनके लिए, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। कैसे आप निकाल सकते हो? तो उसके कंडीशंस होती है क्या? या तो आपको ये होता मिलता है कि आपको इन 4 में से कोई एक क्वांटिटी वहीं से दी हुई हो। मैंने मान लीजिए θ1 दिया है, तो बाकी तो 3 ही क्वांटिटीज रह गई, v1, v2 एंड θ2। वो आप फिर इन 3 इक्वेशन से निकाल सकते हैं। या फिर कभी कंडीशन ये हो सकती है कि θ1 इज इक्वल टू θ2। तो जो आपकी रेफरेंस और टेक्स्ट बुक्स में लिखा है वो यही है, θ1 इज इक्वल टू θ2। यानी उन्होंने क्या दिखा है? जिस एंगल पर ये बॉडी डिफ्लेक्ट हुई है उसी एंगल पर ये भी हुई है। जब आप लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू θ2, तो यहाँ cos θ1 के बदले क्या आएगा? सपोज θ2 के बदले क्या लिख सकते हैं? थीटा। इधर भी क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब आपको 4 क्वांटिटीज नहीं, आपको θ1 और θ2 आप 2 क्वांटिटीज नहीं है, बल्कि इनकी जगह एक ही है, थीटा। क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो फिर कितनी अननोन क्वांटिटीज रही? उस केस में आपके पास सिर्फ 3 अननोन क्वांटिटीज रही। क्या क्या?
एक एंगल थीटा, दूसरा V1 एंड V2। तो ये तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन क्वांटिटीज आप इनसे निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसी तरह से मैंने आपको क्या इस वक्त बता दिया, मैंने ये बता दिया कि ये टू डायमेंशनल कोलिजन जो है, कोलिजन इन टू डायमेंशन होता है, ये होता क्या है। ये वो कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन से पहले बॉडीज जो है उनके सेंटर्स एक लाइन पर नहीं होंगे, उनके दरमियान कोई इंपैक्ट पैरामीटर होगा, ये ऑफ सेंटर कोलिजन होगा। ऑफ सेंटर कोलिजन में जब कोलिजन के बाद बॉडीज को देखा जाता है तो वो एक लाइन में नहीं जाती बल्कि डिफ्लेक्ट होके जाती हैं, और ऐसे कोलिजन को हम कोलिजन इन टू डायमेंशंस कहते हैं। अब अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशन है वो उस पर भी लगेगी, इसका भी टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। फिर हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पर देखा, जरा मोमेंटम बताइए कि उसकी इक्वेशन क्या रहेगी जब ये इलास्टिक कोलिजन है इन टू डायमेंशन, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी। हमने देखा कि उसकी रिलेशन रहेगी, ये है बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अलोंग एक्स एक्सिस ये है टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंड अलोंग एक्स एक्सिस ये है टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं, कोई मोशन नहीं। मगर वाई एक्सिस के अलोंग कोलिजन के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से जा रही है बॉडी, तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ऊपर भी होगा, और ये यहाँ से जा रही है, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट नीचे भी होगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। तो बिफोर कोलिजन तो टोटल लीनियर मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो है टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं है आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। मतलब टोटल जीरो हो सकता है, हम वो नहीं कहते टोटल इंडिविजुअल मोमेंट है। इसका देख लीजिए, इसका इंडिविजुअल मोमेंटम ये है अलोंग वाई एक्सिस, दूसरे का इंडिविजुअल मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस, ये टोटल इसके बराबर ही होगा, जीरो के बराबर ही दोनों का। लेकिन एक बॉडी का कुछ ना कुछ अब मोमेंटम होगा अलोंग वाई एक्सिस, दूसरी का भी कुछ होगा अलोंग वाई एक्सिस, उनका टोटल कितना होगा बिफोर कोलिजन जो था अलोंग वाई एक्सिस, और वो कितना था, जीरो। अब आप क्या समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन या रिलेशन जो है वो ये है, अलोंग वाई एक्सिस लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन या रिलेशन जो है वो ये है। तो हमें मिली दो रिलेशंस, यानी दो इक्वेशंस हमें मिली। फिर हमने देखा कि ये अगर इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व्ड रहेगी। हमने उसके लिए भी लिखा 1/2 ऑफ m1u1 स्क्वायर, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो हमें थर्ड रिलेशन मिली। अब तीन रिलेशंस हैं तो तीन क्वांटिटीज निकाल सकते थे, लेकिन चार क्वांटिटीज इसमें है, थीटा वन भी है, थीटा टू भी है, V1 भी है और V2 भी है। तो उसमें मैंने कहा या तो एक क्वांटिटी वहीं से दी हुई होगी या फिर आपको ये थीटा वन थीटा टू के बराबर होगा, यानी फिर ये दो के बदले एक ही बन जाएगी। ये थीटा वन और थीटा टू जब सेम ही होगा तो आप इस थीटा वन के बदले भी थीटा लिख सकते हैं, थीटा टू के बदले भी थीटा ही लिख सकते हैं। तो लिहाजा फिर बचे आपके पास तीन क्वांटिटीज V1 V2 एंड थीटा। तो तीन रिलेशंस, तीन वेरिएबल्स और अननोन क्वांटिटीज आपके पास हैं, आप उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर ये इक्वेशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है वो कुछ न्यूमेरिकल से ही हमें पता चल सकता है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।